हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर का ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर क्लास। तो हम इसमें देखेंगे आज की क्लास में वीवीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। देखो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, पहले इसके बारे में बात कर लें, फिर हम देखेंगे आगे पॉइंट्स। देखो जब हमारे पास सही तरीके से बॉन्ड का स्ट्रक्चर नहीं पता था, हम बॉन्ड के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे, तो जो मॉडर्न कह सकते हो कि जो हमारे एटॉमिक मॉडल थे, मतलब कह सकते हो करेंट एटॉमिक मॉडल थे, उसकी डिस्कवरी के बाद लोगों ने अपने एक ध्यान आकर्षित किया बैलेंस की तरफ कि बैलेंसी कैसे होती है, बैलेंसी की बॉन्ड कैसे होती है, इसके बारे में लोगों ने बताने लगा। ठीक, तो उसी समय हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, उसका नाम था वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। तो वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद वहां से दो सिद्धांत यानी दो थ्योरी निकल के आई। वहां पे जो पहला सिद्धांत था वो कहता था कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम जानते हैं, और दूसरा था हमारे पास मॉलिक्यूलर एटॉमिक थ्योरी। तो दोनों थ्योरियां कैसे कंप्लीट होने लगी, आगे चल के दोनों कैसे यूज होने लगी, इसके बारे में कौन कौन साइंटिस्ट आए, दोनों ने क्या बताया। ठीक, तो देखो दो नाम आए हैं यहाँ पे। एक चीज ध्यान देना होगा कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो यहाँ पे हाइटलर और लंदन की थ्योरी है, जो 1927 में दी गई थी। किस में दी गई थी? 1927 में दी गई थी। उसके बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी है ये 1931 में दी गई थी। किस में दी गई थी स्टूडेंट? 1931 में दी गई थी। इसको पॉलिंग और स्लेटर ने कंप्लीट किया था। तो अच्छे ध्यान देना, ये दोनों थ्योरी, दोनों नाम अलग अलग है। यदि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछने की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? हाइटलर और लंदन की बात करेंगे। किसमें? 1927 में यानी 1927 में। उसके बाद यदि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी की बात करता है तो वहां पे हमको पॉलिंग और स्लेटर की थ्योरी की बात करनी होगी। कौन? 1931 वाली। ठीक, तो चलो यहां से डील कर लेते हैं हम पहले थ्योरी की, यानी बात करते हैं पहले हम हाइटलर और लंदन की थ्योरी, जिसके नाम से यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे जरूरी बात स्टूडेंट ये है, आपको एक चीज सूचना और दे दे, तो काफी लंबे समय के बाद मैं वापस आया हूं चैनल पे। तो आप देखेंगे चैनल पे वीडियो अपलोडेड नहीं हो रहे थे, बीच बीच में कभी कभी जैसे ठीक होता था तो बना देता था। अब हमको लग रहा है कि हम अंदर से फिट एंड फाइन हो चुके हैं, दवा चल रही होगी तो वो चला जाएगा। तो अब क्या है कि पूरी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, जितना हो सकेगा मैक्सिमम वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ बाकी लेक्चर क्लास की सीरीज लेना चाहते हैं आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की, तो वो आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। यानी आप विजिट करिए प्ले स्टोर यानी गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पे हमारे एप्लीकेशंस के साथ जुड़िए और आप एक बेहतर और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं नॉर्मली चैनल पे आके। तो सर्च करना ना भूलिए वीएनआर क्लासेस। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हाइटलर और लंदन की थ्योरी को। तो चलो आप हेड डालना होगा तो आप डाल लीजिएगा। वैसे मैं केवल लेक्चर क्लास अटेंड कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे नोट्स मैं यहाँ पे बनवाने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। जब ये थ्योरी थी हाइटलर और लंदन की जो थ्योरी थी, ये बेस किस पे थी स्टूडेंट? ये बेस थी लुईस की पेयर थ्योरी पे। कैसी थी? लुईस के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थ्योरी है, लुईस के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थ्योरी को रिस्पॉन्स करते थे हमारे हाइटलर और लंदन। तो एक चीज ध्यान रहेगा, कभी कभी पूछेगा कि जो हाइटलर और लंदन की थ्योरी किस पे बेस होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस के लिए, तो हमको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो हाइटलर और लंदन की थ्योरी है वो लुईस के थ्योरी पर ही कहीं ना कहीं डिपेंड होता हुआ नजर आएगा। मतलब ये लुईस के थ्योरी पे डिपेंड होंगे, नंबर फर्स्ट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये देखा जाएगा कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के जो धारणा थी लुईस की, यानी जो कह सकते हो कि फंडामेंटल उनका कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनते हैं, उसके बाद वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसी थ्योरी के बाद इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉन के मूव एरिया को दिखाया। मतलब यदि मेरे पास यदि ये हाइड्रोजन है, कह सकते हो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये मेरे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इससे मेरे को मॉलिक्यूल्स बनाना है। क्या बनाना है इसको? मेरे को मॉलिक्यूल्स बनाना है। तो देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इनका और एक इलेक्ट्रॉन इनका, मतलब कि ऐसा देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनका होगा, ये आपस में दोनों मैच करेंगे और लास्ट ऑर्बिटल में दोनों के दो बन जाएंगे। यानी सिंपल तरीके से हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनका ये अष्टक पूरा हो गया, इस टेंडेंसी में इनका अष्टक पूरा हो गया, हम इनको क्या कहेंगे? अष्टक पूरा हो गया तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो दोनों हैं ये हमारे लोन पेयर यानी एलपी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में
जाने जाएंगे। ठीक, अब देखो दूसरी टेंडेंसी की बात किया, इन्होंने ये बताया कि मेरे पास जितने ज्यादा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसी थ्योरी में कहीं ना कहीं वेव इक्वेशन को इन्होंने अपनी थ्योरी में इनहेल किया, अंदर की ओर डाला, और बताते समय इन्होंने बताया कि जो हमारा वेव इक्वेशंस हैं, वेव इक्वेशन की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो ऊर्जा है, क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसकी हम गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है हम उसकी गणना बड़ा आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने आगे बढ़े तो उन्होंने बताया कि जो हमारे जो दो हाइड्रोजन एटम की इन्होंने बात किया कि दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्ड बनेंगे, क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर्ड बनेंगे। जब ये फ्री टेंडेंसी में होंगे तो कैसे होते हैं, ये हाइयर एनर्जी के साथ होते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स में जाते हैं तो ये लोअर एनर्जी पे चले जाते हैं। मतलब जो इनका पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो जाती है, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी इनका कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं तो इनमें बनने वाला, यानी इन हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनेगा, कह सकते हो कि हाइड्रोजन से, दूसरी थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा ये ज्यादा स्टेबल होगा इनसे, मतलब H2 ज्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजन एटम से। उसके बाद जस्ट अगले पॉइंट्स में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताने की कोशिश किया, जस्ट अगले पॉइंट्स में इन्होंने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन होता है, जो पेयरिंग होता है, वो उनमें उपस्थित, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों का जो पेयरिंग होता है, एक पॉइंट से ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों के जो पेयरिंग होते हैं उनके विपरीत स्पिन के बराबर, क्या, उनके विपरीत स्पिन के परिणामी उदासीन पर आधारित होता है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि यदि इनकी ऑर्बिटल्स ऐसे आ रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऐसे हैं, मतलब हम बात कर ले हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। अब बात करें दूसरे हाइड्रोजन में, दूसरे हाइड्रोजन में कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। ये आपस में यदि जुड़ेंगे, H2 का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पे जो बनेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे बनेंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इनका जो स्पिन बता रहा है, क्या बता रहा है, इनके जो स्पिन टेंडेंसी है वो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, अपोजिट साइड होने चाहिए, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस का टेंडेंसी नजर आना चाहिए, 1/2 और -1/2 और +1/2 के रेशियो पे। अब जैसे से ये आगे बढ़ते गए, उन्होंने चौथे पॉइंट्स को लेकर आया। चौथे पॉइंट्स में इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि किसी भी एटम में, क्या, किसी भी एटम में जो स्पेशली किसी भी एटम की बात किया उन्होंने कि दुनिया का जितना भी एटम होगा, किसी भी एटम में जो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रत्येक एटम, क्या, प्रत्येक एटम इलेक्ट्रॉन के क्लोज शेप की संरचना ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब उसके लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा नहीं कि आधा भरा होगा, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2, 8, 18 का जो उसका थ्योरी था, वो उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं काम आई इनके बेसिस पे, जो लुईस ने बताया था। लुईस ने बताया था कि लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन्होंने बताया कि लास्ट ऑर्बिटल उनका कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उनका एक भी यदि वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके जो एटम्स हैं, उनके जो जितने भी एटम्स पाए जाते हैं वो पूरी तरीके से टोटली बैलेंस होने चाहिए। किसके बेसिस पे, अपने अष्टक रूल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, अष्टक रूल के बेसिस पे। तो चौथे पॉइंट्स में यही नजर आया स्टूडेंट कि मेरे पास जितने भी हमारे दुनिया के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले जो एटम्स होंगे, उनके जो ऑर्बिटल होंगे, वो कैसे होंगे, वो स्पेशली ऑर्बिटल या कोष कह सकते हो, क्लोज होने चाहिए, तभी जाके वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो क्लोज सेल होते हैं, ये अष्टक रूल को फॉलो करने चाहिए। क्या होना चाहिए, अष्टक रूल के फॉलो करना चाहिए। और इन्होंने 5वें पॉइंट में क्या बताया, इन्होंने 5वें पॉइंट में बताने की कोशिश किया कि मेरे पास, यदि मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब दोनों नॉन पेयर्ड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
हमारे पास कोई ना कोई स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेगा। क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेंगे। यहाँ पे ज्यादातर 99% जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? कोवैलेंट, क्योंकि नॉन मेटल के बीच बॉन्ड लगने वाले को कोवैलेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे 5वें पॉइंट मैंने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दो विपरीत स्पिन के चक्कर आपस में युग्मित होंगे। मतलब दो विपरीत, यदि एक 1/+1/2 और दूसरा -1/2 के रेशियो में किसी भी बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तभी जाके ये आपस में जुड़ने के बाद इस टेंडेंसी में होंगे, तभी जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं तो नहीं बनेगा। इस चीज को याद रखना। अब बोल क्या रहा है कि बॉन्डेड, कह रहा है कि दो एटम्स आपस में यदि जुड़े होंगे, जैसे ये दोनों जुड़े हैं ना, यदि दो लोग पवित्र बंधन में जुड़ रहे हैं, किसके पवित्र बंधन में? कोवैलेंसी। किसकी? कोवैलेंसी के पवित्र बंधन में दो एटम जुड़ रहे हैं, तो उनका जो उनमें के मध्य जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो स्थायी होगा। भैया पवित्र बंधन जुड़ेगा तो गाठ तो बीच में रहेगा, जस्ट लाइक वही कह रहा है कि दोनों जुड़ेंगे बट इलेक्ट्रॉन उनके बीच रहेगा। ठीक, जैसे ये मेरे पास S हो गया, ध्यान देना, H का S हो गया, ये S ऑर्बिटल है, किसका है? ये H का है, जिसको हम 1s कहते हैं, यही था। दूसरा भी मेरे पास क्या हो गया? दूसरा भी मेरे पास H हो गया, ये कैसा हो गया? S हो गया। ये दोनों आपस में मिलेंगे प्यारे। अब मिलने के बाद क्या बनाएंगे? मिलने के बाद बनाएंगे ऐसा। तो देखना, देख यहाँ पे ये इनका हो गया, ये S लैपिंग है। S लैपिंग में हमने क्या देखा कि यदि इनके इलेक्ट्रॉन आपस में मैच कर रहे हैं तो ये जो पूरा मैच करने वाला लोकेशन है वो बीचों बीच होना चाहिए। भैया तू नहीं रखेगा, हम भी नहीं रखेंगे, चल बीच में रख देते हैं। मतलब काम बराबरी का होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा आपस में मैच करता हुआ नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। उसके पहले एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे कभी भी पैरेलल स्पिन, ध्यान देना, यहाँ पे ही बताया गया था, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो चक्रण की दिशा होगी, जो स्पिन की दिशा होगी, इसके बॉन्ड बनने की जो मुख्य टेंडेंसी होगी वो स्पिन की डायरेक्शन पे, स्पिन की दिशा पर निर्भर करती है कि चक्रण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है? चक्रण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें स्पेशली चुंबकीय आघूर्ण होता है, जो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी ध्यान देना होगा, उनके चुंबकीय आघूर्ण यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स को ध्यान देना होगा कि जबकि जो इलेक्ट्रॉनों की ध्यान देना, जब दो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, दो पेयरिंग होता है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब दो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगा, आपस में जुड़ेंगे, तब जाके वो क्या करते हैं? वो ओरिएंटेशन के पार्ट पे चले जाते हैं। क्या होते हैं? ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास पे चले जाते हैं, एक डायरेक्शन में होता है, तो उसके साथ वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को निरस्त करके आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। मतलब इनका भी एक पोटेंशियल होगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा, इनका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा। अब भैया इधर भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, इधर भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, यदि दोनों आएंगे तो क्या करेंगे? दोनों यदि दूसरे को रिपल करेंगे तो काम बनेगा नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स वहां से क्या होता है? निरस्त हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वहां पे एक आकर्षण की विधि बनती है। चलो भैया मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि इसके विपरीत कभी भी वो पैरेलल स्पिन वाले, ध्यान देना, इसके विपरीत यदि वो अलग अलग हैं तो, ध्यान देना, वो अलग अलग पाए जा रहे हैं तो की बात कर रहा है। ऐसे इस दशा में यदि दोनों पैरेलल स्पिन है तो पैरेलल स्पिन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात तो सही है कि कभी कभी देखो ऐसे कभी नहीं भरा जाता, याद रहेगा, कभी दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाते, ये दूसरे क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस टेंडेंसी पे, मतलब 1/2 के साइन में और -1/2 के साइन में। ठीक, तो कभी भी हम +1/2 और +1/2 को एक ऑर्बिटल में हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते। तो जस्ट टेंडेंसी यहाँ पे बता रहा है। ठीक, तो इन्होंने बताने की कोशिश यही किया है कि जो हमारे पैरेलल वाले, मतलब पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक दूसरे को रिपल करते हैं। और ये ध्यान देना, एक स्थायित्व मतलब स्टेबल
कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होना चाहिए वो कैसा हो जाए, अपोजिट होना चाहिए, यानी अपोजिट होना चाहिए। जब अपोजिट होगा तभी जाके कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति में आएगा, ठीक, नेचर में आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशन में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लिमिटेशन में एक लिमिटेशन बता रहा हूं वही काफ़ी है। लिमिटेशन इनका फॉलो क्या क्या नहीं करता स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान देना, नोट करके लिख लेना। लिमिटेशन में ये PCl5 को फॉलो नहीं करता और HF6 को फॉलो नहीं करता। क्या करता है, HF6 को फॉलो नहीं करता। ऐसे ढेर सारे कुछ ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टक रूल दोनों फॉलो नहीं करते, ये अष्टक रूल के प्रसार का नियम फॉलो करते हैं, ठीक, क्योंकि अष्टक रूल में फॉलो हो नहीं रहा है तो अष्टक रूल जितने भी ऑर्बिटल जितने भी हमारे जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स कह लो, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अष्टक नियमों का फॉलो नहीं करते, वो कहीं ना कहीं हमारे पास हाइटल और लंदन की थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे। ये इनके सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, इन्होंने इन एटम्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया। अब इन्होंने बताया क्या, दूसरे पॉइंट्स में देखे, यदि पहले पॉइंट्स में ये देखा, दूसरे पॉइंट में ये देखे कि इनकी व्याख्या नहीं कर सके, दूसरे पॉइंट में ये देखेंगे कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड जहां पे बन जाएंगे वहां पे भी इन्होंने कोई बात, मतलब यहां पे कह सकते हो कि पाई बॉन्ड्स, इन्होंने पाई बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड की बात कर ले, एंड वहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं किया था। यानी इनके थ्योरी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड की कोई भी जानकारी किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलती किसी बुक में। ओके, तो ये हो गया हमारे हाइटल और लंदन की थ्योरी। चलते हैं दूसरे नंबर पे पॉलिंग और स्लेटर को देखते हैं। थोड़े से आपका 25 मिनट का वीडियो होगा, लगभग 25 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अभी तक हम बैलेंसी की बात करते थे इतनी देर से कि बैलेंस कैसे होगा, तो बैलेंसी हमको सबसे पहले लुईस से ज्यादा बैलेंसी तो अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता था, तो लुईस ने अपने अपने बेसिस पे समझा दिया। तो चलो अब देखो, जब लुईस समझा ही दिए हैं तो हम अपने और तरीके से काम कर लेते हैं। अपने तरीके से जब काम करते हैं स्टूडेंट तो दूसरी थ्योरी आ जाती है। इन थ्योरी को सही तरीके से जब फॉलो न होने के बाद हमको जरूरत पड़ी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बड़ी, हाइब्रिडाइजेशन की। आगे चल के पढ़ाऊंगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे पढ़ना है, ठीक, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब हमको यहाँ पे बात हुई पॉलिंग और स्लेटर की। तो पॉलिंग और स्लेटर 1931 में आ गए, हमने बता दिया था। जब इन्होंने 1931 में आया तो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे क्या बनाया, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड तो पहले बन गया था, कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे ही, ध्यान देना, कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे ही इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस एंड, मतलब रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन के जो डायरेक्शनल फ्लो था, क्या था, डायरेक्शनल एक्टिविटी था या डायरेक्शनल मूवमेंट्स था, डायरेक्शनल उनकी फंक्शन था, ठीक, उनके बेसिस को देखते हुए दोनों ने आपस में मिलकर जो हाइटल और लंदन का सिद्धांत था उसका विस्तार कर दिया, उनको कह सकते हो फुली डेवलप किया। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो भैया साहब थे, ये भाई साहब इन थ्योरी को गलत काट दिया, ऐसा नहीं है, बस इनके थ्योरी को थोड़ा सा डेवलप कर दिए। डेवलप करने के बाद उन्होंने क्या नाम दे दिया, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी का नाम दे दिया। और एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी का नाम देने के बाद जो हमारा पूरा कह सकते हो कि बैलेंसी वाले फैक्टर था, बॉन्ड बनने का नेचर था, वो फुल्ली डेवलप हो चुका था कि हम अच्छे तरीके से अब किसी भी एटम्स के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में सही तरीके से जानकारी ले सकते थे, ठीक, कि कैसे कोई मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसके सिद्धांत के बेसिस पे। तो इनकी कुछ थ्योरियां इस टाइप है। नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में इन्होंने बताया कि जो हमारे स्वसंयोजी बंध बनते हैं यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से तो बाद में बनते हैं, यहाँ पे जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। सबसे बेस पॉइंट इनका यही था कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट बाद में करेंगे। यहाँ पे केवल पहले ही बात करता है कि उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जैसे मेरे पास, यदि हमारे पास H है, यदि मेरे पास H है, ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, H2 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो S होता है वो कुछ ऐसा होता है, हम इसको S ऑर्बिटल कहते हैं। और दूसरा जो हमारा S होगा वहाँ पे एक S ऐसे होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद क्या बनाएंगे, इन्होंने S की बात किया तो ओवरलैप की बात किया। क्या बताया इन्होंने कि कोई भी, ये H2 हो गया, इसको हम SS लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, SS लैपिंग के नाम से जानते हैं। तो SS लैपिंग या SS जो ओवरलैपिंग है, इसके बेसिस पे पहला थ्योरी इनका हो गया। दूसरा थ्योरी ने क्या बताया कि जितना ज्यादा, ध्यान देना, जो हमारा लैपिंग जितना ज्यादा एरिया को कवर करेगा, क्या करेगा,
लैपिंग जितना ज़्यादा एरिया को कवर करेगा उतना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, यानी उतना अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड यानी उतना ज़्यादा स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि जितना ज़्यादा जितने अधिक मात्रा में एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक, एक माइनस वाला एक प्लस वाला जितना अच्छा होगा, मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव आपस में मिल रहे हैं, ठीक, कैसे दोनों के बीच जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ध्यान देना, ये कब ज्यादा कब कम होता है स्टूडेंट, यदि ओवरलैपिंग के साथ मोर नेगेटिव एलिमेंट्स किसी कम नेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है, क्या करता है, मोर नेगेटिव एलिमेंट्स किसी कम नेगेटिव मतलब नॉर्मल नेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है, उनके बीच क्या, उनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेट है वो काफी ज्यादा अंतर है, तो ओवरलैप होने की संभावना वहां पे ज्यादा होती है। तो आपको पता है जितनी ज्यादा मात्रा में ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड पाया जाएगा कोवैलेंट का। अब अगले पॉइंट में ध्यान देना कि अब कह रहा है कि जो हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कि हमारे ऑर्बिटल वही ओवरलैप करते हैं जिनमें नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में जो जिनमें नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसके लिए आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास कोई p ऑर्बिटल है, क्या है, मेरे पास p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में ऐसा पाया जाएगा, तो यहाँ पे यदि ऐसे पाया जाए, तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये भी भरा है ये भी भरा है, तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल कौन करेगा स्टूडेंट, ये करेगा। मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, केवल वही पार्टिसिपेट करता है स्पेशल बॉन्ड बनाने के टेंडेंसी में, ठीक। अब देखो जो बॉन्ड बनने की दिशा होती है, क्या होती है, जो बॉन्ड बनने की दिशा होती है वो निर्भर होता है कि ऑर्बिटल कौन सा है। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन जैसे होती है वैसे ही बॉन्ड बनने की डायरेक्शंस होती हैं, क्या होती है, वैसे ही बॉन्ड बनने की डायरेक्शन होती है। और जैसे बॉन्ड बनने की डायरेक्शन होगी और वैसे ही मॉलिक्यूल्स के एटम मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो भी स्पेशल इसी बॉन्ड बनने की टेंडेंसी से यानी इसी ओरिएंटेशन से ही आता है। और उनके बीच कितनी दूरी होगी, कितनी एनर्जी होगी, सबके बारे में कहीं ना कहीं हमारा यही ओवरलैपिंग ही अटैच होके चलता है लंबे समय तक। तो एक एक पॉइंट्स को डील कराया जाएगा, आप चिंता उसकी ना करें। अब देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हमने देखा क्या कि जो हमारे एस ऑर्बिटल होते हैं, ये चौथा था, हम देखेंगे पांचवें में कि जो हमारे एस ऑर्बिटल अलग अलग जो ऑर्बिटल होते हैं अलग अलग शेप एंड साइज से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बात किया कि जो हमारे एस ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है, एस ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है ये जीरो वाले पे होते हैं। कैसे होते हैं ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल दिखाते हैं। कैसे, ये स्फेरिकल गोलाकार सममिति के साथ नजर आते हैं। तो भैया इनमें तो कोई डायरेक्शन होगा ही नहीं, ये नॉन डायरेक्शन होते हैं। अब देखो ये एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक। अब बात करते हैं पी का, तो पी में तीन ऑर्बिटल तीन ओरिएंटेशन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, 3 ऑर्बिटल 3 ओरिएंटेशन दिखाते हैं, ठीक। एक होता है लंबा नंबर फर्स्ट कर ले, यदि ये x है तो ये x ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यदि ये y है तो ये y ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यदि ये z कह रहा है तो ये क्या करेंगे, z ओरिएंटेशन को, ठीक। तो ये क्या करेंगे, z ओरिएंटेशन को, इनको हम px कहते हैं, इनको py कहते हैं और इनको pz के नाम से जानते हैं। अब देखो जो हमारा d होता है ये पूरा कौन हो जाएगा, ये पूरा p ही होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं। अब यदि हम बात करें इसी में, ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, अभी हम बताएंगे आगे ऑर्बिटल कैसे होते हैं स्टूडेंट। अब डी की बात करेंगे तो डी में स्पेशल देखो यहाँ पे 3 लोग हो गए, वहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 3 और डी में जो होते हैं 5 होते हैं। एक होता है डी एक्स, कर सकते हैं नाम लिख देते हैं और बाकी तो मैं समझा दे रहा हूँ। डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है और डी यहाँ पे एक्स वाई जेड कर लो, वाई जेड होगा। फिर उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये देखो 5 तरह के हमारे डायरेक्शन दिखाई देंगे, ओरिएंटेशन नजर आते हैं। तो इन्हीं ओरिएंटेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, किस ओरिएंटेशन में पाया जाएगा,
तब जाके वो दिशा को निश्चित करता है कि इनमें डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। तो देखो ये जो दिशा होती है स्टूडेंट, ये कैसे नजर आती है, ये ओवरलैपिंग से नजर आती है। कैसे आती है, एटम्स के ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास हमारे इस केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए 3 टाइप्स के पढ़ाए जाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, 3 टाइप्स के पढ़ाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट ओवरलैपिंग जो हमारा होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट, वो होता है एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पे एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरा होता है मेरे पास यहाँ पे पी पी ओवरलैपिंग। देखो ये तीनों जो ओवरलैपिंग हमको दिखाई दे रहा है, इनकी जो अलग अलग रिस्पॉन्स रेट होती है क्या कहती है, इसमें 2 एस ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं, एग्जांपल आप देख लेना, चेकआउट करके, आपको होमवर्क है, ठीक। और इसमें बात करेंगे तो HCl आ जाएगा, इसमें बात करेंगे तो O2 भी आ जाएगा, और इसमें यदि इसी की बात करें तो यहाँ पे 2 डिफरेंट लोग भी मिल जाएंगे, ठीक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो इसी टेंडेंसी में जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो एक चीज हमको ध्यान देना होगा कि पहले इसको हम खत्म कर लें, ठीक। PDF आपको मिल जाएगा, आप जाके पहले विजिट करिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बेहतर आपको दिया जा रहा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के फॉर्म में, आप वहां पे जाके डाउनलोड करिए और मिलिए हमसे, हम देते हैं आपको एक बेहतर क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये होगा ये केवल इस साइड के लोग मैच करते हैं, ये क्या बना दे, ये एस एस ओवरलैपिंग हो गया। यदि बात करेंगे इसकी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसकी एक एस ऑर्बिटल होगा। एस ऑर्बिटल कैसा होगा स्टूडेंट, एक एस ऑर्बिटल होगा गोलाकार, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होगा, एक पी होगा, मान लो पी हमने बना लिया, ठीक। अब P बना लिया, ये आपस में क्या बनाएंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या बनाएंगे स्टूडेंट, ये एक ऐसे होगा और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा। ये ओवरलैपिंग यहाँ दिखाएंगे, इनको हम एस पी ओवरलैपिंग कहेंगे। ये P था, ये S था। अब यहाँ की बात करेंगे, यहाँ तो 2 कैटेगरी को ओवरलैपिंग होता है। एक होता है हेड टू हेड, पहले हम बात कर ले हेड टू हेड। तो एक देखो दोनों P की बात कर रहा है तो एक P ऐसे होगा, ठीक। क्या होगा स्टूडेंट, एक P यदि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा तो वो ऐसे होगा, एक P से दूसरा P हमारा क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इनमें कुछ दिखाएगा क्या स्टूडेंट, इनमें दिखाएगा एक ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे बना रहा है और दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे बना रहा है, तो ये ओवरलैपिंग दिखाएगा, ठीक। ऐसे कर देते हैं, नीचे थोड़ा सा सही से आपको दिखे, ठीक। देखो ये ओवरलैपिंग यहाँ से यहाँ बन गया, ये ओवरलैपिंग यहाँ से यहाँ। तो ये जो सीरीज दिखाई दे रहा है यही बीच वाला टेंडेंसी क्या कहता है, ये ओवरलैपिंग, इनको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। ये भी P होगा, ये भी P होगा। अब जो ये ओवरलैपिंग बनता है इनका PP बनता है। यदि इनकी बात करते हैं तो इनमें Cl2 सबसे बेस्ट एग्जांपल को रिप्रेजेंट करेंगे। किस में बात करेंगे, Cl2 की बात करेंगे। और इसी में जो B होता है वो कहता है हमारा लेटरल ओवरलैपिंग। क्या कहता है, लेटरल ओवरलैपिंग। ये ज़्यादा बेस नहीं आता, कभी आता नहीं स्टूडेंट, ठीक। तो लेटरल ओवरलैपिंग क्या होगा, ये देखो मेरे पास यदि ऐसे ऑर्बिटल है, थोड़ा सा देखना स्टूडेंट, यदि मेरे पास एक ऐसा ऑर्बिटल है, अब ये भी कैसा है, P है, और यहाँ पे भी हमारा एक ऑर्बिटल है, ये भी कैसा है, P है। ये आपस में दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे आपस मिलने के साथ ये कहीं ना कहीं एक ऐसी क्राइटेरिया नज़र आते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि ये बेहतर तरीके से इस फॉर्म में नज़र आते हैं। जब इस फॉर्म में ये नज़र आते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, यहाँ भी ओवरलैपिंग होता है, 2 जगह ओवरलैपिंग होता है। इनको भी इस समय भी हम PP ओवरलैपिंग के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सदैव सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे बनते हैं, यहाँ पे सिग्मा एंड पाई, ध्यान देना कैसा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जब हेड टू हेड होगा तो केवल सिग्मा बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पे जब लेटरल होता है तो मतलब वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ज़्यादातर पाई की बात करता है वो, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। तो ये रहा नॉर्मली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बताने की कोशिश किया क्या है, शॉर्ट में आप अपने से बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए क्लासेस में लेके। अगला टॉपिक मेरे पास क्या है, थोड़ा सा देख के बता देते हैं आपको। अगला टॉपिक है स्टूडेंट केमिकल बॉन्ड।
क्या है, अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, उनकी बात करेंगे। और उसी में हम वंडर वाल्स बात करेंगे, वंडर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक, और वंडर वाल्स फोर्स कैसे ओरिजिन होते हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स होगा, ठीक, और उसके बाद हमने आगे बात करना है यहाँ पे पिंजर कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो छोटे छोटे आगे आ जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो मिलते हैं नए क्लास में लेकिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।